हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनंत तिवारी और गौरव सर, और ये है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट इट्स ऑल अबाउट सॉलिड के बारे में है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्या होता है। तो जिस स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड बोलते हैं। जिस स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, ठीक है, इसमें रिजिडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो ये सब सॉलिड के कुछ डेफिनेशंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं। अभी हम सॉलिड के डिटेल में पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो सॉलिड के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब आइए इनके बीच का कुछ डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं। सूडो सॉलिड मीन्स फॉल्स सॉलिड। सेकेंड, इसकी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। और इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, दे डू नॉट हैव फिक्स ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा। थर्ड पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम एमपी भी लिखेंगे। और इसमें दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि when they cut with sharp knife, they give plain surface। अब इस सब को आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। पांचवा है इसका कि when they cut with knife they do not give plain surface। ठीक है, ये 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वैसे तो बहुत पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। आइए आपको एक एक करके इसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सूडो सॉलिड का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड, जो एक्चुअली में सॉलिड तो नहीं है बट सॉलिड जैसा रूप बनाए हुए बहरूपिया है, ठीक है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो इसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होता है? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है बच्चों। यहां पे जो पार्टिकल्स होता है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होता है, इसलिए इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। लेकिन दे डू नॉट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, लेकिन एमोफॉस सॉलिड की कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तो यही वजह होगी कि इसकी फिक्स ज्योमेट्री क्यों है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स अरेंज है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो इसका फिक्स ज्योमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स अरेंज होंगे रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। अब ये क्या है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर वो उसी टेम्परेचर पर उसी मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, ना उससे कम ना ज्यादा। फॉर एग्जांपल यदि मैं एल्युमिनियम लेता हूं, कहता हूं कि एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट यदि 200 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्वायर नहीं होगा तब तक एल्युमिनियम मेल्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा। एंड थ्रू आउट द मेल्टिंग प्रोसेस में पूरे मेल्टिंग प्रोसेस में ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए कहते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट मींस कि यदि टेम्परेचर 199.9 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी एल्युमिनियम मेल्ट नहीं करेगा। तो एल्युमिनियम कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा? तो एल्युमिनियम मेल्ट करेगा आपका 200 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमोफॉस सॉलिड का, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बच्चों? क्योंकि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में होता है, रेंज में होता है, ठीक है। जैसे कह दिया कि जैसे ग्लास है तो ग्लास की मेल्टिंग पॉइंट कह दिया कि 140 डिग्री सेल्सियस टू 145 डिग्री सेल्सियस, यानी 140 से लेकर 145 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट मींस कहने का मतलब वो 140 पे भी मेल्ट कर सकता है, वो 145 पे भी मेल्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही सब्सटेंस है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन पर देखने पे, डिफरेंट डायरेक्शन पर ऑब्जर्व करने पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। मींस सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर नोन एज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट डायरेक्शन पे देखने पर डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन एमोफॉस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। तो आइसोट्रॉपिक क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से देख लो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इक्वल होगी। कैसी होगी? किसी भी डायरेक्शन पे ऑब्जर्व करने पे जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल होगी, हमेशा सेम होगी थ्रू आउट द ऑल डायरेक्शन, तो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक कौन है? एमोफॉस सॉलिड। एमोफॉस सॉलिड हमारा आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है कि व्हेन दे कट विद नाइफ दे गिव प्लेन सरफेस। जब ये नाइफ से काटे जाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लो कि मैंने एक गोल्ड को लिया और गोल्ड को नाइफ से, एकदम शार्प नाइफ से बीचों बीच काटा, तो उस पे 2 सरफेसेस मिलेंगे। उन 2 सरफेसेस को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन होंगे, उसमें जरा सा भी खुरदुरापन नहीं होगा। तो व्हेन दे कट विद नाइफ दे गिव प्लेन सरफेस। लेकिन एमोफॉस सॉलिड क्या है कि व्हेन दे कट विद नाइफ दे डू नॉट गिव प्लेन सरफेस। फॉर एग्जांपल दिस चॉक, यदि इस चॉक को यदि मैं बीच से तोड़ता हूं या एक शार्प नाइफ से कट करता हूं, तो शार्प नाइफ से कट करने पे इसमें जो सरफेसेस मिलेंगे वो बिल्कुल प्लेन नहीं होंगे, वो रफ सरफेस होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है बच्चों हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोफॉस सॉलिड में, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। हो गया? ओके, नोट डाउन करने के लिए इधर वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हो गया? ओके, अब करूं? ठीक। अब हम लोग अपना जो अगला है टॉपिक वो क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे
तो सॉलिड को इस चैप्टर में हम लोग जो दो सॉलिड की बात की, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफस सॉलिड, तो यहाँ पे अपने पूरे सिलेबस में थ्रू आउट द सिलेबस हम एमोफस सॉलिड की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिजिकल अपीयरेंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी डेंसिटी, उसका लेंथ, उसका पार्टिकल्स, माने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक एक पार्ट को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में। और एमोफस सॉलिड के बारे में हम कुछ भी डिटेल, अब यहां से चर्चा ही खत्म है एमोफस सॉलिड की। अब आगे हम जो भी चर्चा करेंगे वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। 3D ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक चीनी का दाना ले लीजिए। ये अलग मैटर है कि चीनी का दाना छोटा हो बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप चीनी के दाना को गौर से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि उसके जो शेप है वो एक फिक्स्ड क्यूबिकल शेप है। ठीक है, वो एक फिक्स्ड क्यूबिकल शेप है क्योंकि सुक्रोज मॉलिक्यूल जो होता है, सुक्रोज मॉलिक्यूल जब क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में आता है तो उसका एक क्यूबिकल शेप का फॉर्मेशन होता है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो चीनी का दाना एक फिक्स्ड क्यूबिकल शेप में है। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है वो कैसे है, किस तरीके से? तो इसी तरीके से जो डिफरेंट सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन समस्या एक है कि 3 डायमेंशनल शेप को समझने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है। तो 2 डायमेंशनल बोर्ड पे हम 3 डायमेंशनल फिगर्स को कैसे समझेंगे? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स को सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर्स है दैट इज द क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल। अब लैटिस क्रिस्टल क्या है? तो लैटिस क्रिस्टल बच्चों सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स को हम लोग कहते हैं क्या? लैटिस क्रिस्टल। सिस्टमैटिक, क्योंकि यहां पर देखो हम कोई भी क्रिस्टल तुम्हें बनाकर दिखाने नहीं जा रहे, यहां पर जो भी हम स्टडी करेंगे वो एक डॉट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, एक डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से समझेंगे कि क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, और एक डॉट को रिप्रेजेंट करके हम इस पूरे सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को डील करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि लैटिस क्रिस्टल क्या होता है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट आर नोन एज लैटिस क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको आप एज्यूम कर लो कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक में बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, अब उन एक एक एटम्स को हम निकाल रहे हैं और जहां से जिस एटम को निकाल रहे हैं उसके जगह पे एक डॉट प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके जब हम सारे के सारे एटम्स को निकाल लेंगे और उन सारे एटम्स की जगह पे हम एक एक डॉट पुट कर देंगे तो वहां पे हमें देखेगा कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स मिल गया। उसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स को हम लोग कहते हैं लैटिस क्रिस्टल। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट क्या है? ईच डॉट presenting lattice crystal is known as lattice point। ठीक है, हर एक डॉट जो लैटिस क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। तो हमने देखा कि लैटिस क्रिस्टल, फिर देखा लैटिस पॉइंट। अब तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन क्या होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं कि लैटिस क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल प्लस लैटिस क्रिस्टल प्लस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट ईच डॉट। हर डॉट पे यदि हम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? दैट इज द क्रिस्टल। ये हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
तो लैटिस क्रिस्टल, तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट, तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉट, और उस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पे हम यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं हर एक डॉट की जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर ले। ओके, अब एक और बात हम देखेंगे यहां पे, यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक है, तो यूनिट सेल क्या है, क्या है यूनिट सेल? तो आपने दीवार देखी है, दीवार बनती हुई देखी होगी। मैंसन जब उसको दीवार को बनाता है तो वो क्या करता है कि एक एक ईंट को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज करता है, और अरेंज करने के बाद बड़ी गौर से, बड़ी बारीकी से देखता है कि कहीं सिस्टम ऑर्डर बिगड़ तो नहीं गया। तो एक एक ब्रिक को वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करता है, तब जाके वो एक वॉल बनाता है। ठीक है, तो उस पूरे वॉल का एक ब्रिक जो होता है दैट इज नॉन एज यूनिट सेल। ठीक है, और वॉल इतना हार्ड, टफ और रिजिड कैसे हो जाता है? क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुआ है वहां पे। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होने से वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होने की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, गेन कर जाती है। तो यूनिट सेल क्या है? तो यूनिट सेल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट smallest repeating unit of crystal lattice. Smallest repeating unit of crystal lattice is known as unit cell. ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस को हम क्या कर सकते हैं? यूनिट सेल। ओके, अब क्या है? तो अब हम देखेंगे यहां पर हम क्रिस्टल लैटिस बनाने जा रहे हैं, क्रिस्टल्स बनाने जा रहे हैं। तो कैसे क्रिस्टल्स हैं? तो यहां पर जो क्रिस्टल्स, अभी जिस क्रिस्टल्स की स्टडी करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, वो किस तरह के शेप का होगा? क्यूबिकल शेप का होगा। ठीक है, तो क्यूबिकल शेप का होगा। तो आइए उन क्यूबिकल शेप के क्रिस्टल्स को हम देखते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में यदि ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। एक क्रिस्टल यदि आप 3 से 4 लाइन की बना रहे हैं, ये एक आपका हो गया। ठीक है, और इसके जो वर्टिसेस है, इसके वर्टिसेस पे कितने वर्टिसेस होते हैं क्यूबिक में? 8। इसके 8 वर्टिसेस पे ये हमने एक एक पार्टिकल रख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम सीसी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सीसी यहां लिख देता हूं मैं, सीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं,
प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? अब जो दूसरा वाला जो हम बनाएंगे वो अगले वाले से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। यदि एक क्रिस्टल आपने 4 लाइन का बनाया है तो दूसरा क्रिस्टल आप 5 लाइन का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिस्टल मैंने बनाया, ठीक है, इसके 8, इसमें भी 8 वर्टाइसिस, इसके भी 8 वर्टाइसिस पे मैंने क्या रख दिया, 8 पार्टिकल्स रख दिए। ठीक है, और इसके बीच में एक पार्टिकल्स रख दिया। ठीक है, ओके, इसे हम लोग कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल में BCC। 8 वर्टाइसेस पे 8 पार्टिकल्स और बीच में एक पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहां भी 8 वर्टाइसेस पे 8 पार्टिकल्स, ठीक है, और इसके अलावा जितने फेसेस हैं, इसमें कितने फेस होंगे, तो 6 फेस, एक पीछे, एक सामने, 2, एक ऊपर, एक नीचे, 4, एक दाएं, एक बाएं, 6। ठीक है, तो यहां पर एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल, एक पीछे वाले पे पार्टिकल और एक आगे वाले पे पार्टिकल। क्लियर? तो यहां पर देखिए, यहां पे हर फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल है। तो इस तरीके क्यूबिक सेल को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल में FCC। क्लियर? तो ये 3 तरह के यूनिट सेल हैं, आप इसे ड्रॉ कर लें। हो गया? ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल में। इसके लिए मैं एक रूल्स लिखाता हूं, उस रूल्स को आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहला रूल्स है, एनी लैटिस पॉइंट एट vertices contributes कितना पार्टिकल, 1/8 पार्टिकल, 1/8 पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे? यहां पर देखिए, ये आपका एक पार्टिकल है, तो ये एक यूनिट सेल है, इसके बगल में एक यूनिट सेल आएगा, 2 आ गए, और ये पीछे का पोर्शन है तो 2 आगे आएगा, तो कितने यूनिट सेल हो गए, 4। तो इस कॉमन वर्टाइसेस से कितने यूनिट सेल अभी तक मिल रहे हैं, 4। अब जब 4 नीचे लेयर पे मिल रहे हैं तो 4 उसके ऊपर लेयर पर भी मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट सेल में कितने का होगा, तो ये तो एक ही पार्टिकल है, लेकिन हर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8।
क्योंकि टोटल यूनिट सेल कितने मिलेंगे 8, और ये 8 यूनिट सेल का एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए एनी लेटिस पॉइंट एट वर्टाइसिस कंट्रीब्यूट्स 1/8 पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है एनी लेटिस पॉइंट एट एज कंट्रीब्यूट्स। यदि मैं एज की बात करूं तो आई से 1/4 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? 1/4 पार्टिकल्स। कैसे? मान लीजिए इसी क्यूबिकल यूनिट को यदि मैं लेता हूं, एक बड़ा बनाया, इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये समझ रहे हैं हम कि ये जो मैंने बनाया ये फ्रंट का फेस बनाया, तो एक यूनिट सेल का ये सेंटर्ड पे एक पार्टिकल होगा, तो उससे दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल, चारों यूनिट सेल का ये कॉमन एज है, ये कॉमन एज पॉइंट, और इस कॉमन एज पॉइंट पे ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। ये एक पार्टिकल 4 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन एज पे कितना होगा, जो कि परपेंडिकुलर है। तो एनी लेटिस पॉइंट एट एज कंट्रीब्यूट्स 1/8 पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे समझिए कि ये फ्रंट का फेस है, ठीक है, और फ्रंट के फेस पे एज पे एक पार्टिकल्स मिला, ठीक है, तो एक पार्टिकल, उसके बाद दूसरा यूनिट सेल आया, तीसरा आया, चौथा आया, ठीक है। तो ये एज, ये जो सामने का जो फ्रंट फेस है एज, तो ये जो पार्टिकल होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितने यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4। तो ये एक पार्टिकल 4 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ईच यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 पार्टिकल। ठीक है, ओके। अब एनी lattice point at body center, body center contributes अब चूंकि इसको देखिए ये बॉडी सेंटर्ड पे है, तो ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में, ये तो अपना कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ नहीं करेगा, ये तो दूसरे के साथ शेयर नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल इसी में है। तो कोई भी लेटिस पॉइंट यदि बॉडी सेंटर्ड पे, तो उसमें कितने पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होगा? पूरा 1 पार्टिकल। ठीक है, अब लास्ट, एनी लेटिस पॉइंट एट फेस सेंटर्ड कंट्रीब्यूट्स। फेस सेंटर्ड की यदि मैं बात करूं, देखो ये कोई भी एक फेस आप देख लो, ठीक है, ये फेस सेंटर्ड है, तो इस फेस सेंटर्ड पे यदि इसके ऊपर भी कोई एक यूनिट सेल मैं लगा देता हूं, तो ये एक पार्टिकल है, तो हाफ इसमें रहेगा, हाफ उसमें रहेगा, यानी कि किसी भी फेसेस पे एक ही यूनिट सेल आके उस पर ऐड होगा, तो यानी कि फेस सेंटर्ड पे जो एक पार्टिकल है वो कितने के साथ कंट्रीब्यूशन करेगा? 2 यूनिट सेल के साथ, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ का, दैट इज हाफ पार्टिकल। क्लियर है? तो ये आप लिख लेंगे, दिस इज द रूल्स फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, एंड इसका यूज अभी हम करके देखेंगे कि हर एक यूनिट सेल में कितने कितने पार्टिकल होते हैं। बस ये रूल्स है, इस रूल्स को आप नोट कर लें। ओके, हो गया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सीसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सीसी। तो यहां पर देखो, यदि मैं कोई भी एक लेता हूं पार्टिकल, किसी भी वर्टाइसिस पे जाता हूं, एक पार्टिकल लेता हूं, तो वो पार्टिकल कितना से कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 1/8 से। कितने से? 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसी
यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1/8। अब बॉडी सेंटर्ड पे आते हैं, तो यहां लिखता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी। बीसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बीसीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो देखो, एक तो ये वर्टाइसिस वाला, तो वर्टाइसिस वाला कितना होगा 1/8। ठीक है, और यहां पर एक चीज और देखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू यहां पे एक वर्टाइसिस पे 1/8 है और टोटल वर्टाइसिस कितने हैं 8, तो टोटल पार्टिकल्स कितना हुआ 1 पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू, तो एक वर्टाइसिस पे 1/8 और टोटल वर्टाइसिस कितने 8, तो 8 से 8 कट गया तो कितने पार्टिकल बचे 1 पार्टिकल। ठीक है, अब यहां देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, तो वर्टाइसिस पे कितने, एक वर्टाइसिस कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, टोटल वर्टाइसिस कितने 8 प्लस एक बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पर टोटल कितना है 1। यहां पे देखिए 8 से 8 कट गया तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स। ठीक है, अब यदि मैं फेस सेंटर्ड की बात करता हूं, तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो एफसीसी में आप देखो पहले तो वर्टाइसिस, नंबर ऑफ वर्टाइसिस 8, हर एक वर्टाइसिस पे कितना 1/8 कंट्रीब्यूशन प्लस फेस पर फेस कितने, टोटल फेस 6 और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। अभी मैंने रूल लिखवाया था फेस सेंटर्ड एनी लेटेस्ट कॉन्टैक्ट फेस सेंटर्ड कंट्रीब्यूट्स 1/2, तो 6 फेसेस और वर्टाइसिस पे 8, तो 8 वर्टाइसिस, तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल और 2 3 6, तो फेस सेंटर्ड में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल का कंट्रीब्यूट टोटल पार्टिकल कितने 1, बीसीसी में टोटल पार्टिकल कितना 2 और फेस सेंटर्ड में टोटल पार्टिकल कितना 4। इज इट क्लियर, नोट डाउन। ठीक है, ओके बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर लेने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो देखो यदि मैं इफ एज लेंथ इक्वल टू ए मानता हूं और रेडियस ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल स्फेरिकल होता है इसलिए रेडियस ऑफ पार्टिकल इक्वल टू आर, तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीसी यूनिट सेल की एज लेंथ। ठीक है, किसकी देखते हैं सीसी यूनिट सेल।
सीसी यूनिट सेल। तो सीसी यूनिट सेल का एज लेंथ यदि हम देखते हैं तो देखो, यह जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। उसी तरह ये पार्टिकल को टच करेगा, ये पार्टिकल को टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ठीक है, क्योंकि क्यूबिकल है, क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर यदि हम एज लेंथ इसका ए मानते हैं और पार्टिकल का जो रेडियस है वो आर मानते हैं, तो हमारा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। इसके लिए सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल के लिए, क्योंकि देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेगा, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल, ए, एज लेंथ कितना है ए, और इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो दोनों का रेडियस दैट इज r प्लस r दैट इज इक्वल टू 2r। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक में इन दोनों का स्फीयर ये आइडेंटिकल स्फीयर है, तो आइडेंटिकल स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेम होता है, तो इसका r तो इसका भी r, तो r 2r और 2r का लेंथ कितना a, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड की देखते हैं बीसीसी यूनिट सेल के लिए, बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल। अब बीसीसी यूनिट सेल में देखो, ये जो पार्टिकल है, एज्यूम करो, सोचो, क्या ये पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल को टच करने देगा, बिल्कुल सेंटर पर है, नहीं देगा। ये पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल को टच करने नहीं देगा, ये पार्टिकल इन दोनों को टच करने, माने किसी भी दो पार्टिकल को ये पार्टिकल टच करने नहीं देगा। उस केस में हम क्या बनाएंगे, कैसे निकालेंगे एज लेंथ, तो हम अज्यूम करते हैं इसका बॉडी डायगोनल, मान लो ये हमारा बॉडी डायगोनल हुआ, ये हमारा बॉडी डायगोनल। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, a√3। क्यूब का बॉडी डायगोनल, मैथ्स याद करो, कहता था ना कि एक क्यूबिकल शेप का रूम है तो उसमें लॉन्गेस्ट रॉड कितना फिट हो सकता है, तो हम क्यूब का क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल। तो यहां भी बॉडी डायगोनल क्या है, तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू a√3, ठीक है। अब देखो, यह पार्टिकल इस पार्टिकल के टच में होगा और यह पार्टिकल इस पार्टिकल के टच में होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का रेडियस r और इस पूरे पार्टिकल का रेडियस कितना, 2r, तो यानी कि r और इसका रेडियस r और इस पूरे पार्टिकल का रेडियस 2r और इस पार्टिकल का रेडियस r, तो a√3 कितना हो गया, 4r, या a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4r/√3। तो ये है हमारा एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है। सीसी यूनिट सेल का एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r और बीसीसी यूनिट सेल का एज लेंथ 4r/√3, ठीक है। नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम अपने थर्ड यूनिट सेल का एज लेंथ देखते हैं, ठीक है। एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी
यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल का यदि हम एज लेंथ देखते हैं तो क्या इसके फेस पर ही, हर एक फेस पर एक एक पार्टिकल्स मौजूद है। ठीक है, तो क्या यह फेस पार्टिकल इन दोनों को कांटेक्ट में आने देगा? नहीं। इन दोनों को नहीं, माने कि कोई भी फेस का जो पार्टिकल है वो आपस के किसी भी एक पार्टिकल को कांटेक्ट में आने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम फेस डायगोनल ले लेते हैं। फेस डायगोनल, तो इसका जब हम फेस डायगोनल लेते हैं तो यहां पर ये फेस डायगोनल कितना आएगा? a√2, क्योंकि ये a है, ये भी a है, तो ये कितना आएगा? a√2। ठीक है, तो a√2। ठीक है, इस फेस डायगोनल को हम निकालें, ये a है, ये a है, तो ये कितना आएगा? a√2। ठीक है, अब ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे के टच में, बिल्कुल टच में, यानी कि ये तीन पार्टिकल, ये और ये तीनों एक दूसरे के टच में। तो यहां पर देखो, इस पार्टिकल का रेडियस r, इसका 2r और इसका r। ठीक है, a√2 इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, कितना हो गया? और a√2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4r, और a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4r बाई √2। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा होगा। अब एज लेंथ से आप कंपेयर कीजिए कि मैंने ये तीनों को तीन तरीके का क्यों बनाया, एक को छोटा, एक उससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा। आप बीसीसी का एज लेंथ देखे हैं तो बीसीसी का एज लेंथ कितना है? a इक्वल टू 2r। सॉरी, सीसी का एज लेंथ आपने देखा तो सीसी का एज लेंथ आपने कितना देखा? a इज इक्वल टू 2r। और बीसीसी का एज लेंथ आप देख रहे हैं तो बीसीसी का एज लेंथ कितना है? a इज इक्वल टू 4r बाई √3, यानी कि सीसी से ज्यादा। और जब एफसीसी का आप एज लेंथ देख रहे हैं तो कितना है? 4r बाई √2, 4r बाई √2। तो यानी कि ये 4r बाई √2 ये सीसी और बीसीसी दोनों से ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने डिफरेंट इन साइज बनाया था। इट मींस कि मैक्सिमम कैपेसिटी वाला यूनिट सेल कौन होता है? एफसीसी। मैक्सिमम कैपेसिटी वाला यूनिट सेल कौन होता है? एफसीसी। ठीक है, कैसे, इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये इसको पहले नोट कर ले। ओके, रब कर रहा हूं। तो हमारा एज लेंथ हो गया, एज लेंथ और रेडियस समझ में आ गया। अब हम यहां से अपने अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज का। ठीक है, उसके बाद आगे की बातें हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा सीसी यूनिट सेल। ये हमारा क्या है? इसको मैं यहां लिख देता हूं, बीसीसी यूनिट सेल है ये हमारा। और ये हमारा क्या है? एफसीसी। क्लियर? ओके, अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, या पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं उससे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग
पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी। ठीक है, देखो यहां पर जिस यूनिट सेल की बात हम कर रहे हैं वो सारा यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक है। सारा यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक फॉर्म में। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब यानी एच क्यूब। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये पार्टिकल्स किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, तो उसका भी अपना कुछ वॉल्यूम होगा। तो क्या ये स्फेरिकल पार्टिकल्स इस क्यूबिक यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं या कुछ खाली भी रह जाता है। ठीक है, यदि पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेते तो ठीक है, और यदि जो खाली रह जाता है, तो जो खाली स्पेस बच जाता है यूनिट सेल के अंदर उसे हम लोग कहते हैं वॉइड्स। द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन यूनिट सेल, द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज नॉन एज वॉइड्स। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं वॉइड्स। और जो स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ले लिया जाता है यूनिट सेल में उसे हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीसी की बात करते हैं। तो यहां पर हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे ईटा से। ठीक है, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं ईटा। ईटा तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n बराबर कितना था 1, इसमें n बराबर कितना था, तो इसमें n बराबर था आपका यस 2। ठीक है, एक बॉडी सेंटर पे और 1/8 कॉर्नर पे, और इसमें कितना था आपका 4, n बराबर 4। ठीक है, तो यहां n बराबर आपका 1 था, तो यानी कि 1 पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है पूरे यूनिट सेल में, सीसी यूनिट सेल में 1 पार्टिकल, और उस पार्टिकल का शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो आपका यूनिट सेल है ये क्यूबिकल है, तो ये क्या होगा ए क्यूब। तो ए के जगह पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन था वो रिप्रेजेंट, तो ए बराबर कितना था 2r, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2r का क्यूब। ठीक है, इसे जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में देखिए यहां पर आर क्यूब और आर क्यूब तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 8। ठीक है, और यहां पे 4 2 जा 8, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6 पाई/6, यानी कि यहां पर आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज, कैलकुलेट करके आप वैसे देख लेना पाई/6। और इसका जब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी पाई/6 तो पैकिंग फ्रैक्शन है, एफिशिएंसी यदि निकालना है तो इसको टोटल यदि कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू रख के, तो ये हमारा आएगा 0.524। ठीक है, 0.524, और इसको परसेंटेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 52.4%। ठीक है, 52.4%। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन है आपका 52.4%, किसका, सीसी यूनिट सेल का। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा जो स्पेस एक्वायर्ड किया गया है वो कितना परसेंट है 52.4%। तो वॉइड्स का परसेंट कितना है, वॉइड्स खाली स्पेस कितना है, तो वॉइड्स आपका कैलकुलेट कर लो, इसमें कितना होगा 100 माइनस 52.4 47.06%, सॉरी 47.6%। ठीक है, ये आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है, यानी कि इस यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में कितने खाली जगह रह जाते हैं 47.6%, और पैकिंग एफिशिएंसी उसकी कितनी होती है 52.4%। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.524। क्लियर, ओके, नोट डाउन करो।
ठीक है। अब तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकाली आपने? 0.524, दैट इज इक्वल टू 52.4%। और वाइट्स परसेंट कितना है? वाइट्स इज इक्वल टू 47.6%। ये आपका किसका है? सीसी का। अब हम देखते हैं किसका? बीसीसी का। तो बीसीसी के लिए ईटा बराबर, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2। और यहां पे कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब बाई ए का वैल्यू, यहां पे ए का वैल्यू कितना था? 4r/√3। 4r/√3 का क्या हो जाएगा? क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको वैल्यूज मिलेगा 0.62। ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो ये 62% होगा। क्लियर? और तो परसेंटेज ऑफ वाइट्स कितना है इसमें? परसेंटेज ऑफ वाइट्स कितना है? 38%। यानी कि इसमें खाली जगह कितना है आपका? 38%। 0.62% आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग फ्रैक्शन 0.62%, एफिशिएंसी 62%। और वाइट्स कितना है आपका? 38%। ठीक है, ओके, नोट डाउन करें। सॉरी, ये 68% आएगा। कैलकुलेट करने पे ये 68% आएगा। 0.68 68%। तो यहां पर आपका वाइट्स कितना हो गया? 32%। ठीक है, नोट कर ले। अब हम डिस्कस करते हैं एफसीसी के बारे में। एफसीसी के लिए ईटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। और ए का वैल्यू यहां पर कितना था? तो ए इज इक्वल टू 4r/√2। 4r/√2 और इसका होल क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू देखिए, r से r क्यूब तो कट जाएगा, बाकी सिंपल आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 74%। ठीक है, यानी वैल्यूज आपका आएगा 0.74। ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ आपका। परसेंटेज देखेंगे एफिशिएंसी तो ये आएगा आपका 74%। तो वाइट्स परसेंट कितना है? दैट इज इक्वल टू वाइट्स परसेंट 26%। यानी कि 26% ही इसमें खाली जगह रहता है। तो तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी देखिए तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी नजर आई आपको? एफसीसी की। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? एफसीसी की। मिनिमम किसकी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, इसे हमें करने की या बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये अपने आप होता है, ये नेचुरल होता है। और ये किस में होता है? तो ऑल टाइप्स ऑफ प्योर सॉलिड में।
जो भी प्योर सॉलिड है सब में कैसा क्यूबिक यूनिट सेल होगा, एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड में सारे गोल्ड के एटम प्योर होंगे, एक आइडेंटिकल होंगे, वो एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे, वेरी स्ट्रांग फोर्स होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे जो उसके जो एटम्स होंगे वो अपने आप को किस तरह के क्रिस्टल्स में एडजस्ट करेंगे, किस तरह के लैटिस में एडजस्ट करेंगे, तो वो किस तरह के यूनिट सेल में एडजस्ट करेंगे, दैट इज द एफसीसी। और ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसे हमें करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको दे दूं गोली, कंचा जिससे गोली खेलते, छोटा छोटा कांच का होता है गोली, यह अलग बात है कि उसके कलर अलग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे यदि एक ही साइज के मैं कंचे आपको दूं और एक छोटा सा बॉक्स दूं, क्यूबिकल बॉक्स, और कहूं कि उसमें आपको उसे भरना है, तो मैक्सिमम कितनी गोली आप भर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एडजस्ट करना शुरू कर देंगे एक एक करके। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उस बॉक्स को लीजिए, उसमें गोली डाल दीजिए, उसको जुम 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 हिलाइए हिलाइए, फिर गोली डालिए, फिर हिलाइए, तब तक उसमें गोली डालकर हिलाइए जब तक कि वो पूरा अच्छी तरीके से भर ना जाए और वो एडजस्ट ना कर सके, यानी कि और गोली उसमें ना जा सके। ठीक है, तब आप जिस पैटर्न में वो अपने आप को एडजस्ट किए रहेगा वो पैटर्न होगा आपका एफसीसी यूनिट। अब इसको आप देखकर तो बता नहीं सकते, तो एक दूसरा तरीका है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, कि जिसमें आपने उस गोली को, उस कंचे को जमाया है, उसमें आप क्या करें कि उस बर्तन में पानी डाल दें। कितना पानी डालें, वो गोली पूरा डूब जाना चाहिए। ठीक है, जब वो गोली पूरा डूब गया तो आप एक एक करके सारी गोलियों को निकाल दें। ठीक है, और वो जो वाटर है, उस बर्तन में जो पानी बचा, उस पानी का टोटल वॉल्यूम में से परसेंटेज निकाल लें। वो परसेंटेज आपका टोटल 26% ही आएगा। तो ये हमें दर्शाता है कि वो जो कंचे जो अपने आप को एक दूसरे से एडजस्ट किए थे, वो किस यूनिट सेल में अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे, एफसीसी यूनिट सेल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। और एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी मैक्स होती है, मोस्ट होती है। ठीक है, और ये इससे करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को समझे होंगे। यदि कहीं डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करें, कमेंट करके अभी हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।